सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श का काव्य खंड का काव्य पर्वत प्रदेश में पावस, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो अध्याय का नाम क्या है, वो काव्य का नाम क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस। जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जो कि बड़े ही मान्यता प्राप्त कवि थे, जिनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के कसौली अल्मोड़ा में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कविता पाठ करने का बड़ा चाव था। 7 साल की उम्र में उन्होंने पहली पुरस्कार अपने विद्यालय में प्राप्त की थी। उसके बाद 1915 में छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने गए। 1915 में छायावाद के प्रमुख स्तंभ कह लीजिए, स्तंभ या कवि के रूप में जाने गए। तो यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि छायावाद क्या है? तो छायावाद वो युग है, साहित्य का वो युग है जहाँ कवियों ने नया कुछ कर दिखाया। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने क्या किया, मनुष्य के जो मन के भाव थे उनको दर्शाया था। तो उसके 4 प्रमुख स्तंभ थे, यानी कि 4 प्रमुख कवि थे। तो उन चारों का नाम क्या है? 4 प्रमुख कवि थे। उनके नाम पहले थे आपके प्रसाद जी, देन दूसरे थे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरे थे आपके महादेवी वर्मा और चौथे थे निराला जी। ये 4 मुख्य स्तंभ थे। निराला जी उनका उपनाम है, जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। तो ये 4 मुख्य स्तंभ थे। इनमें से एक थे सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्होंने कई सारे अच्छे कविताएं, लेखनी लिखी है। और उसके बाद उन्हें ही सबसे पहले आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, वही प्राप्त हुई थी। इसके साथ उन्होंने कई सारी कविताएं वगैरह लिखी। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। आइए, कवि परिचय हमें पता चल गई। आगे हम कविता पाठ करते हैं। तो एक एक पंक्ति पढ़ाऊंगी, उसके साथ उसके अर्थ को भी आपके समक्ष रखूंगी। तो पहला पंक्ति है आपका। तो यहाँ पहले कविता का नाम पर्वत प्रदेश में पावस। तो यहाँ पहली सवाल आती है पावस। पावस का क्या अर्थ है? पावस का अर्थ है यहाँ पे वर्षा ऋतु। क्या है? वर्षा ऋतु। तो पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय इलाके में जो प्रदेश या फिर जो देश है, उनमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु किस प्रकार आती है और उससे क्या परिवर्तन आती है, उसके विषय में दर्शाए हैं कवि। तो पहला पंक्ति है आपका, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पर्वतीय प्रदेश में क्या था आपका? पावस ऋतु चल रहा था, वर्षा ऋतु चल रही थी। तो उसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु के समय में बादल घिर जाते हैं और कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है। तो पल पल परिवर्तित परिवेश दिखाई देता है। पल पल, कुछ क्षण में क्या होता है, वहाँ का प्रकृति बदलता है। आइए दूसरी पंक्ति में जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति है उसकी, मेखलाकर पर्वत अपार अपने सहस्र दुर्ग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में नीज महाकर जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेखलाकर पर्वत, मेखलाकर, मेखलाकर का क्या अर्थ है? मेखलाकर का अर्थ है आपका करधनी। तो यहाँ कह रहे हैं करधनी, करधनी स्त्रियां पहनती हैं अपनी कमर में खूबसूरत दिखने के लिए, तो वही खूबसूरती का वर्णन किया गया है पहाड़ों की करधनी शब्द का इस्तेमाल, मेखलाकर शब्द का इस्तेमाल करके। तो क्या कह रहे हैं कवि, इस इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि उनके जो पर्वत है, पर्वत के जो उसके ऊपर जो फूल खिले हुए हैं, जो सुमन, सुमन का क्या अर्थ है? सुमन का अर्थ है फूल। जो फूल खिले हुए हैं वो फूल किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? मानो वो पर्वत की आंखें हों, पर्वत की आंखें, और वो क्या कर रहा है? अपनी जो सुंदरता को निहार रहा है तालाब में। ताल, वो तालाब कहाँ से आई? पर्वतीय प्रदेश में तालाब का होना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। वो क्या है कि जो झरने होते हैं, झरनों का पानी जब नीचे उतरता है तो वो वहाँ नीचे थोड़ी सी पानी जमी हो जाती है, जम जाती है, तो वो जमे हुए पानी में क्या करता है? पर्वत अपना रूप निहारता है। कैसे? अपने पुष्प रूपी आँखों से। यहाँ कवि ने पुष्प को उसकी आँखों के समान या फिर उसके आँखों को साथ संबंधित क्या, उनके आँखों के साथ में उसका वर्णन किया है। तो वो अपने पुष्प रूपी आँखों से क्या करता है? अपने रूप को पानी में, नीचे जो तालाब है उसमें निहारता है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है आपकी, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हे झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो कह रहे हैं कि गिरी, गिरी का क्या अर्थ है? गिरी का अर्थ है आपका पहाड़, पहाड़ कह लीजिए या पर्वत कह लीजिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो पर्वत है, पर्वत से जो झरझर झरने बह रहे हैं, वो कवि के मन में एक खुशी की लहर का उत्पन्न कर रहे हैं। आपको भी ऐसा प्रतीत होता होगा जब आप कई झरनों के इलाके में या फिर कोई पहाड़ी इलाके में जाते हैं, झरने को देखकर आपके मन में भी काफ़ी सारी क्रियाएं उत्पन्न होती है, आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही कह रहे हैं कवि कि वो जब उस दृश्य को देखते हैं तो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, और ऊपर से जो झाग भरी जो झरना नीचे उतर रही है उसे वो मोतियों के समान उसका तुलना कर रहे हैं कि मानो मोतियां गुथी हुई ऊपर से नीचे आ रही हों, ठीक है। उसके ऊपर जो पहाड़ है, जो पर्वत, दूसरी पंक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारे वृक्ष ऐसे खड़े हुए हैं जो कि आसमान को देखकर उच्चाकांक्षा लिए, उच्चाकांक्षा यानी कि आगे कुछ करने की चाह लिए खड़े हुए हैं और आसमान को देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ चिंतित से प्रतीत होते हैं। ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि जब हम उच्च आकांक्षा लेकर आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा भय होता है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर। यहाँ भूधर का क्या अर्थ है? यहाँ पे बच्चों बहुत सारे ऐसे पहाड़ या फिर पर्वत से जुड़े हुए पर्यायवाची शब्द है, बहुत सारे पर्यायवाची, जैसे कि गिरी लगाया गया है, पर्वत दिया गया है, फिर भूधर, भूधर का अर्थ भी आपका पर्वत ही होता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक, कौन? पहाड़ उड़ गया। तो पहाड़ उड़ गया? नहीं, पहाड़ उड़ा नहीं। वो क्या होता है कि जब बादल ऊपर आसमान में घिरती है तो वो स्वयं नीचे तक आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें पहाड़ दिखती ही नहीं। तो हमें जब पहाड़ दिखती नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ कहीं उड़ गया हो, ठीक है। आगे, रव शेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सिर्फ आपका बादल ही रह गए हों और कुछ नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है जब बादल घिर के आते हैं जमीन तक दिखते हैं तो प्रतीत होता है मानो आसमान टूटकर जमीन पर गिर गया हो। ऐसा केवल प्रतीत होता है, ऐसा वास्तव में नहीं होता, ऐसा केवल प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं,
धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो कह रहे हैं कि उसकी जो प्रकोप है, वो जो बादल का जो प्रकोप है, उसके कारण क्या हुआ, सभे साल, साल का वृक्ष, ठीक है, साल यानी कि एक प्रकार का वो वृक्ष है, आप देखे होंगे एक प्रकार का वृक्ष है, जो कि जब बादल घिर के आई तो उससे वो डर गया और मानो जमीन में धंसता चला गया। जो प्रकृति का प्रकोप देखकर वो जमीन पे धंसता चला गया। तो यहाँ पे जो कवि ने इतना सब कुछ वर्णन किया है, यहाँ पे उन्होंने श्रेय केवल दिया है इंद्र देवता को। तो इंद्र देवता ने क्या किया, इंद्र देवता क्या करते हैं, बादल रूपी यान में बैठकर ये सारी क्रियाएं करते हैं। कभी बारिश ला देते हैं, कभी बादल घिर जाती है, कभी धूप हो जाती है। तो ये सारी उनकी जादूगरी है, उसके कारण ही उन्होंने ही ये सारा माया जाल कह लो या फिर ये सारी प्रकृति के दृश्यों को उन्होंने फैलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं यह अध्याय ख़त्म की। अगली कक्षा में आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ शब्दार्थ या फिर इससे जुड़ी कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे और इस कविता को आप लोग अच्छे से समझकर पढ़कर आइएगा, ताकि अगली कक्षा में मैं आप लोगों से जान सकूं कि इस कविता का सार क्या है। धन्यवाद आप सभी का।